So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, from today I am going to start class 12th syllabus of book from book NCERT. So before it, please like, share and subscribe कीजिएगा Ritika mathematics class को students. As we have completed all the chapters of class 11th maths और आपको वो सभी चैप्टर यानी कि सभी वीडियोस आपको रितिका मैथमेटिक्स क्लास में मिल जाएंगी. तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट एंड शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट सिबलिंग्स एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि हर कोई वीडियोस का एडवांटेज ले सके स्टूडेंट. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का मैथ्स मीन्स आपके एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट. तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट. तो ये आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है. तो यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट होगी. इंट्रोडक्शन मीन्स ये चैप्टर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन. तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के लिए. और स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आपको 11th क्लास में भी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है हर एक एक्सरसाइज के लिए. तो वैसे ही यहाँ पर भी आपका सेम तरीके से मैं इंट्रोडक्शन वीडियो हर एक एक्सरसाइज की आपको दूंगी. ठीक है. तो 1.1 यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा. 1.2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिलेशंस कितने प्रकार के या कितने टाइप्स के होते हैं. देन 1.3 एक्सरसाइज में वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है. अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट. 1.4 एक्सरसाइज है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस को लेकर के, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब जब दो फंक्शन को कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है एंड उसका एक और इन्वर्टिबल फंक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में भी हम 1.4 एक्सरसाइज में यहाँ पर पढ़ेंगे. एंड देन 1.5 एक्सरसाइज होगी यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज स्टूडेंट. ठीक है. तो चलिए 1 बाय 1 हम ये सारी एक्सरसाइज को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. तो चलिए अब इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा एक बार मैं आपको यहाँ पर माइंड मैप भी बता देती हूँ इस एक्सरसाइज को लेकर. तो चैप्टर हमारे पास होगा रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है. तो रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये कुछ बातें हमने बेसिक चीजें तो स्टूडेंट आपने जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्लास 11th में हमने पढ़ा है. तो रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक चीजें आपको क्लास 11th में की वीडियोस में देखने को मिलेंगी और कुछ चीजें मैं यहाँ पर रिवाइज भी आप लोगों को करवाने वाली हूँ स्टूडेंट. ठीक है. तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है स्टूडेंट हमारा. तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी. अच्छा. देन उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. यानी कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. और ये तीनों रिलेशन मिलके ही हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं. ठीक है. यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं स्टूडेंट. और ये तीनों मिलके हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन को बनाते हैं. तो ये तो बात रही टाइप्स ऑफ रिलेशन की. देन उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट. ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है. क्या होता है फंक्शन, ये अभी हम सब कुछ आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. बस एक आपके पास माइंड मैप सा यहाँ पर मैं आपको शो करवा देती हूँ ताकि आप लोग जब चैप्टर को पढ़ते हैं स्टूडेंट उससे पहले एक माइंड में अगर आपके मैप बन जाता है तो थोड़ा सा चैप्टर समझना इजी हो जाता है. यानी कि आप डायरेक्शनल हो जाते हैं चैप्टर को समझने के लिए. ठीक है ना. आपके पास एक डायरेक्शन हो जाती है. हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिर अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे. तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो दूसरा टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन. और टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास होते हैं, देखिए ब्रांचेस जाती हैं. 1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, और एक इनटू फंक्शन भी होता है स्टूडेंट. ठीक है. उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन. यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर ये दो पार्ट हमारे यहाँ पर रहेंगे. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है और सेकंड होगा इन्वर्टिबल फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट. नाउ
लास्ट एक्सरसाइज होगी बाइनरी ऑपरेशन और इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती हैं और उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए, ये था एक छोटा सा माइंड मैप हमारे चैप्टर 1 को लेकर के। तो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर मेरे नोट से मैं आपको पढ़ाऊंगी और जो टॉपिक रिटर्न वाले होंगे वो मैं आपको फिर रिटर्न करके शो करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन हमारा यहाँ पर है। अब रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? आपने सुना है रिलेशन मतलब क्या होता है? एक तरीके का संबंध। ठीक है ना, रिलेशन मतलब आपने सुना है मेरा पड़ोस की आंटी, जो नेबर में कोई रहती हैं, कोई आपकी मीन्स चाची लग सकती हैं, कोई आपकी बड़ी मम्मी होती हैं, किसी को आप आंटी, यानी कि हम हर किसी के साथ एक रिलेशन में यहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन में हैं, या आपका और मेरा रिलेशन है टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन है, टीचर का अपने सब्जेक्ट के साथ भी एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, है ना। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका अपने सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन है। मीन्स आप कह सकते हैं आपके कजिन्स के साथ आपका रिलेशन। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट कि कोई भी रिलेशन खुद से हम बना सकें, यानी कि रिलेशन के लिए हमें किसी अदर पर्सन की जरूरत भी होती है। ठीक है, जैसे ये 2 पर्सन है और ये 2 बॉय हैं, अब ये एक दूसरे से रिलेशन में, यानी कि सिंगल बॉय तो खुद का रिलेशन तो नहीं बन सकता, यानी कि रिलेशन के लिए हमें कोई भी 2 पर्सन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट। ठीक है, 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम अपनी डेली लाइफ में हम रिलेशंस को देखते हैं, तो वैसे ही मैथ्स के अंदर भी हमारे रिलेशन होते हैं, जहां पर हम एक को सेट ए बोलते हैं और दूसरे को हम सेट बी बोलते हैं। ठीक है, और उनके एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ वो किसी ना किसी तरीके से रिलेट होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट रिलेशन। ठीक है, मैथमेटिकली, यानी कि सेट ए का अगर मैं 2 सेट की बात करूं, या कोई भी कह सकते हैं, जैसे 2 पर्सन हमने बोले, वैसे ही कोई भी 2 सेट की मैं बात करूं कि तो किसी भी 2 सेट का आपस में उनके एलिमेंट्स के बीच में संबंध का होना ही क्या है, रिलेशन है। तो ये तो बात थी एक जनरल। उसके बाद अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ भी मूव करेंगे। थोड़ा सा इसको पहले और समझ लेते हैं स्टूडेंट। नाउ अब ये क्या है, देखिए हमने क्लास रिलेशन को समझने से पहले स्टूडेंट एक तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्ड को समझना होगा और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा स्टूडेंट। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर्ड की मैं यहाँ पर बात करूं तो आपने ऑर्डर्ड पेयर्ड क्या होते हैं, इसको जल्दी से रिकॉल कीजिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? जैसे मैंने 2 सेट बनाया, ठीक है, लेट ये मेरे 2 सेट हैं, ये स्टूडेंट ये सभी चीजें क्लास 11 की यहाँ पर हैं। तो लेट मैंने इसको सेट ए बोला, इसको मैंने सेट बी बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, तो इस सेट के एलिमेंट को, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस सेट के एलिमेंट को ए और इसके एलिमेंट को 1, ठीक है, साथ में रखती हूं, यानी कि पेयर बना के रखती हूं, इसका इससे कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो पेयर बना के जब इस तरीके से कॉमा के साथ हम लिखते हैं तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि ए ऑलवेज बिलोंग, ए क्या था हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो ए हमारा ऑलवेज बिलोंग करेगा सेट ए सी के साथ और 1 हमेशा बिलोंग करेगा सेट बी के साथ। ठीक है, ऐसी बी हमारा बिलोंग करता है सेट ए से और 2 जो बिलोंग करेगा वो हमारा सेट बी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट कभी भी आपका क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के साथ बिलोंग करता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि इसके बाद हम जो आगे समझेंगे वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, आपने चलिए ये तो ऑर्डर्ड पेयर, आई होप आपको ये रिवाइज यहाँ पर रिकॉल हो चुका होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक है, नाउ कम टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट, एक ऐसा आउटपुट देता है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको ये बताता है किसी भी रिलेशन के या किसी भी 2 सेट के बीच में बनने वाले ऑल आउटपुट्स को हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है,
जैसे मैंने ये दो सेट लिया है स्टूडेंट, जैसे मैंने ये दो सेट लिया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पर आउटपुट्स आएंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे दोनों सेट के बीच के, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। और इसको हम शो कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर सेट ए और बी के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है स्टूडेंट, तो इसको हम ए क्रॉस बी की हेल्प से कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करते हैं, ठीक है। ये क्या देगा हमें, ऑल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या देता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें बताता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है। तो रिलेशन समझने से पहले हमें ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो बनने वाले हैं वो हमें पता होने चाहिए। अब ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे, ये भी हमने 11th में पढ़ा था स्टूडेंट। ये देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के प्रोडक्ट, आप ये समझ रहे हैं ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इन दोनों सेट के बीच के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। अब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, ये अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में टोटल नंबर एलिमेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए आप एन ए इंटू एन बी कर लीजिए। एन ए यानी कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स एंड बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स, तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो हमें इन दोनों सेट के बीच में जो टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर 9 मिलेंगे। वो 9 सेट एलिमेंट्स क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं, ठीक। यानी कि पहले इसका इसके साथ प्रोडक्ट, फिर ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ प्रोडक्ट, उसके बाद बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, और फिर बी का 3 के साथ स्टूडेंट। ऐसे ही फिर सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ, यानी कि इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट निकालेंगे वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं और पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें टोटल 9 यहाँ पर आउटकम्स देखने को मिलेंगे। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि एन ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा, एन ए यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, तो वो टोटल आउटकम। अब देखिए चलिए, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इनको हम शो करते हैं एक कर्ल ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए का 1 के साथ, ठीक है, तो इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यहाँ पर लिखते रहेंगे। ए का 1 के साथ प्रोडक्ट, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ। तो चलिए लिखते रहते हैं। यहाँ पर देखिए ए का 1 के साथ प्रोडक्ट, देन ए का 2 के साथ प्रोडक्ट, और फिर ए का 3 के साथ प्रोडक्ट, राइट। नाउ उसके बाद आ जाइए बी वाले पे, ऐसे ही बी का 1 के साथ प्रोडक्ट, बी का 2 के साथ प्रोडक्ट और बी का 3 के साथ प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए यानी कि बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ प्रोडक्ट, ठीक। और लास्ट क्या हो जाएगा, सी भी एलिमेंट है, और सी का फिर 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा सी का 1 के साथ प्रोडक्ट, सी का 2 के साथ प्रोडक्ट और सी का 3 के साथ प्रोडक्ट, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, क्योंकि इतने ही पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हो पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। यही पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर ले लिया। कि टोटल कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हमने पहले ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर पहले ही फाइंड कर लिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो बात है 11th क्लास की अभी तक। अच्छा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा शो हो गया, यानी कि वो मैक्सिमम आउटपुट्स जो इन दो सेट के मल्टीप्लिकेशन से हमें या प्रोडक्ट से हमें मिलने वाले थे, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, इस एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए स्टूडेंट। लेट मैंने यहाँ पर टीचर का सेट बनाया है, ठीक है। लेट सेट ए इज टीचर सेट और सेट बी इज कोर्सेज का सेट। टीचर और उनके जो थ्रू पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट है उनका मैंने यहाँ पर 1-2 सेट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। इसको हमने टीचर ए बोल दिया, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं ए का मतलब अनीता मैम समझ लीजिए, आर का मतलब रीतिका मैम समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इनके तो कोर्सेज मैंने लिए हिंदी, जीके और इंग्लिश ले लिया स्टूडेंट, ठीक। तो इसको हम सेट ए एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम सेट बी। तो अब इनके भी दोनों सेट के बीच में बनने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ही देख लीजिए कि टीचर की इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं,
तो ये हो गया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स, यानी कि टोटल हमें इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स मिलेंगे स्टूडेंट वो 6 मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब डिनोट करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को T क्रॉस C। T है टीचर सेट, C है हमारा कोर्स का सेट स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम बताना है, तो टीचर जो ये टीचर होगी यहाँ पर अनीता मैम जो होंगी वो हिंदी भी पढ़ाती है, जीके भी और इंग्लिश भी पढ़ाती है। रितिका मैम भी हिंदी, जीके और इंग्लिश तीनों पढ़ाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनका निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए टीए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, तो टीए और फर्स्ट इनका हिंदी, टीए फर्स्ट सेकंड जीके, टीए कॉमा इंग्लिश। ठीक है, ये तो टीचर टीए का इन सब्जेक्ट के साथ हमारा ऑर्डर पेयर आ गया, कॉमा टीआर कॉमा हिंदी, टीआर जीके, टीआर इंग्लिश हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए टी क्रॉस सी के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और वो हमने यहाँ पर पहले फाइंड किया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करेगा स्टूडेंट, और सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट के साथ बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर और तो ये हो गया स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड वाला सेकंड सेट का। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा आगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को यहाँ पर से समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नाउ, तो अब रिलेशन क्या बन गया कि टीचर टीचेस देयर कोर्सेज या टीचर टीचेस अ कोर्सेज। ठीक है, टीचर टीचेस अ कोर्स, ये एक रिलेशन यहाँ पर दोनों सेट के बीच में बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थी बात यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट को टी क्रॉस सी से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। मैंने हर छोटी छोटी बात यहाँ पर नोट्स में अपने लिखी हुई है स्टूडेंट, ताकि आपको ये चैप्टर समझना इजी हो जाए। ठीक है, यानी कि 11th क्लास का वीडियो तो आप देखिएगा ही, बट अगर आप थोड़ा सा कोई चीजें अगर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो उसके लिए मेरा वीडियो आपको पूरा यहाँ पर रिवाइज करवा देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब तो रिलेशन क्या है, ये तो थी बेसिक बात है हमारी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ऑर्डर पेयर क्या है, कैसे दो सेट के बीच में एक रिलेशन जनरेट होता है, कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब हम यहाँ से मूव करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन की ओर। अब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं स्टूडेंट, रिलेशन क्या है, ये जो टोटल ये जितने भी एलिमेंट्स आए कार्टेशियन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है इन दोनों सेट के बीच के। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ टू सेट। तो रिलेशन क्या है, इन दोनों सेट के बीच का अगर मैं रिलेशन बोलूंगी तो वो इन्हीं में से कोई सबसेट होगा स्टूडेंट, या ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब रिलेशन इस तरीके का हो सकता है कि या तो वो इन सभी एलिमेंट्स के इक्वल होगा या इनका कोई ना कोई सबसेट होगा, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे सबसेट भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसेट क्या है, लेट मेरे पास एक सेट ए है और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। ठीक है स्टूडेंट, ए मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। तो यहाँ पर सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके अंदर के सबसेट क्या हो जाएंगे, पहले तो हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, 2 की पावर n। ठीक, अब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट के अंदर आपको एलिमेंट मिलेंगे वो 4 मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 4 क्या क्या है, सबसेट हो गया। सबसे पहला सबसेट होता है किसी भी सेट का एम्प्टी सेट या फाई या नल सेट भी आप इसको बोलते हैं, इसको आप फाई भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं और एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट होता है फाई। ठीक है, दूसरा होगा 1, ऐसे आपने सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ल ब्रैकेट के अंदर ऐसे एलिमेंट को लिख करके। ठीक है, कॉमा देन कर्ल ब्रैकेट में 2 देन कॉमा, ये 1 2, ये भी तो एक सबसेट हो सकता है, इन दोनों को लेके भी तो एक सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है उनको सेपरेट कर दीजिए, देन उनको कंबाइन कर दीजिए और एक फाई सबसे पहला आप यहाँ पर सबसेट डालते हैं। ये तो हमेशा हर किसी का सबसेट होता ही होता है स्टूडेंट। तो ऐसे 1 2 3 4 टोटल सबसेट बन जाते हैं। ठीक है,
तो ये था सबसेट। तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ। तो रिलेशन की डेफिनेशन यहां से मैंने जो लिखी वो है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि ये जो अभी हमने टीचर और उनके बीच के कोर्स का जो मैंने रिलेशन आपके साथ डिस्कस किया, तो वो क्या होगा? इन्हीं में से कोई सबसेट होगा स्टूडेंट। ठीक है, इन्हीं में से कोई सबसेट होगा। तो ये बात आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और इसको हम आगे अभी थोड़ा सा और समझने वाले हैं। बाकी इसको और इसकी डेफिनेशन क्या बोली जा सकती है? इट इज अ एसोसिएशन ऑफ टू सेट्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है स्टूडेंट, ये एक तरीके का रिलेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन अगर आपको समझ इजी लगती है तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि इट इज ए एसोसिएशन ऑफ टू सेट। टू सेट के बीच का एक एसोसिएशन है ये। ठीक है, यानी कि दो सेट के बीच से बनने वाला एक एसोसिएशन है टू सेट, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा वो रिलेट करेगा इसके सेकंड सेट के साथ, यानी कि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से कुछ ना कुछ रिलेट करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तभी एक रिलेशन हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे रिलेशन को लेकर के। नाउ अब जैसे मैंने इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 अल्फाबेट मैंने लिए हुए हैं, और यहाँ पर मैंने सेट बी में क्या लिया है? कुछ नेम लिख लिए स्टूडेंट, जो इन अल्फाबेट से बनने वाले नेम है। ठीक है, तो अली, भानु, बिनॉय, दिया। ठीक है, अली, भानु, बिनॉय एंड दिया। तो ये मेरा सेट बी है। अब अगर मैं यहाँ पर इनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जो रिलेशन बनाना है वो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही यहाँ पर लेके चलूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले लिया स्टूडेंट, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी ए क्रॉस बी से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? यानी कि सारे आउटकम्स, ऑल आउटकम्स। तो वो हो गए पहले ए का अली के साथ, ए का भानु, ए का बिनॉय, ए का दिया। बी का अली, बी का भानु, बी का बिनॉय, बी का दिया। सी का अली, सी का भानु, सी का बिनॉय, सी का दिया। ये सारे नंबर्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, और टोटल एलिमेंट जो आपके यहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट वो 12 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स हमें 12 मिलेंगे। वो 12 क्या क्या है? देखिए, ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हो गया ए कॉमा अली, बी ए कॉमा भानु, ए कॉमा बिनॉय, ए कॉमा दिया। फिर बी कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बॉय बिनॉय, बी कॉमा दिया। देन सी कॉमा अली, सी कॉमा भानु, सी कॉमा बिनॉय, सी कॉमा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे मैंने 12 जो आउटकम्स थे वो यहाँ पर लिख लिए हैं। नाउ ये मैंने आपको यहाँ पर, और ठीक है ये लिखा हुआ है नोट्स में कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा इस रिलेशन से ऐसे निकलता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट के बीच में। अब मैं रिलेशन जनरेट कर रही हूँ स्टूडेंट। रिलेशन क्या बनाना चाह रही हूँ मैं कि यहाँ का अल्फाबेट जो है वो यहाँ के अल्फाबेट से मैच करे। ठीक है, यानी कि सेट ए का जो भी अल्फाबेट है वो नेम अपना यहाँ पर उसके साथ उसका अपना मतलब सेट ए के ए अल्फाबेट का जैसे सेट बी के ए वाले के साथ एक रिलेशन होगा। तो क्या बन गया रिलेशन? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, अब रिलेशन को लिखने के भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म और आपका रोस्टर फॉर्म, विजुअल फॉर्म, है ना, एरो डायग्राम जो होता है, तो वो यहाँ पर। अब मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, एक्स कॉमा वाई। एक्स को हम सॉरी एक्स होता है स्टूडेंट सेट ए का एलिमेंट। ठीक है, एक्स को हम एक्स जो हमारा होता है वो सेट ए का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो हमारा ये जो वाई यहाँ पर लिखा जा रहा है वो क्या है? सेट बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये एक्स एलिमेंट यानी कि सेट ए के एलिमेंट, और बी होंगे वाई जो होंगे वो सेट बी से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। ठीक, तो रिलेशन क्या बन रहा है? एक्स कॉमा वाई के बीच में सच दैट कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, यानी कि यहाँ जो सेट ए का जो ये लेटर है वो यहाँ इसके फर्स्ट लेटर से मैच होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या बन के आ जाएगा? ए रिलेशन बी।
ARB मतलब A रिलेशन बना रहा है जो B के साथ, उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट। A और R के बीच में जो रिलेशन, उसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्ल ब्रैकेट के अंदर A कॉमा अली, ठीक है। अब देखिए ना, A कॉमा अली, उसके बाद B अपने इन दो अल्फाबेट से रिलेशन बना रहा है, क्योंकि हमें फर्स्ट अल्फाबेट सेम चाहिए। तो B भानु और बिनॉय से रिलेशन बना रहा है, A अली से बना रहा है। बट C क्या है, यहाँ पर C कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि C से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला कोई नेम है ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो C यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो C को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो A कॉमा अली, B कॉमा भानु, B कॉमा बिनॉय, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है रिलेशन को। ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट। तो अब आप देखिए कि ये जो रिलेशन हमने लिया वो इसी में से, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन्हीं में से तो निकल के आ रहा है। A कॉमा अली, उसके बाद देखिए B कॉमा भानु, B कॉमा बिनॉय, यानी कि इसी में से, इसी के तो एलिमेंट्स बन रहे हैं। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था इसी के एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा रिलेशन क्या बन सकता है, ये पूरा सेट बन सकता है या फिर इन्हीं में से कोई सबसेट बनेगा स्टूडेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ रिलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो या तो बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B के अंदर जो भी सबसेट्स बन रहे हैं उनके या तो बराबर होगा, या ठीक है, या फिर रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के अंदर के। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये हमने जो लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो इन्हीं या तो बराबर होगा इन एलिमेंट्स के, इनके बराबर होगा, या फिर इनका कोई ना कोई सबसेट होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप अपना नोट्स में इसको लिखना है आपको, ठीक है। तो रिलेशन इज ए सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। रिलेशन इज ए सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पर रिलेशन को लेकर के, ठीक है। तो इसके बाद चलिए, ये तो थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट डोमेन, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे स्टूडेंट। अब डोमेन क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, अगर इस सेम एग्जाम्पल की मैं बात करूं स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं इस सेम एग्जाम्पल की बात करूं तो सेट A के और परमिसिबल इनपुट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। यानी कि जो ऐसे एलिमेंट, सेट A के ऐसे एलिमेंट जो सेट B के एलिमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में होते हैं वो हमारे डोमेन के अंदर आते हैं। जैसे C यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो C, क्योंकि हमने रिलेशन क्या लिया था, हमें इनका इस सेट के एलिमेंट फर्स्ट लेटर मैच होने चाहिए थे इसके फर्स्ट लेटर के साथ, तो C के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ था, तो इसलिए C हमारा किसी भी रिलेशन में नहीं था। तो इस केस में यहाँ सेट A के जो A और B एलिमेंट है वो डोमेन हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ऑल पॉसिबल या और ऑल परमिसिबल इनपुट आप कह सकते हैं जो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं वो हमारे डोमेन के अंदर आते हैं। अब ऐसी को डोमेन क्या होता है, को डोमेन के लिए सेट बी को देखना होता है। जैसे डोमेन के लिए आप क्या देखते हैं, सेट ए को देखते हैं ना कि सेट ए के कौन से एलिमेंट यहाँ पर अपनी रिलेशन बना रहे हैं वो तो डोमेन हो जाते हैं। ऐसी अगर नॉट को डोमेन, अगर मैं रेंज की बात करूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो डोमेन समझ आया। अब रेंज के लिए हमें सेट बी को यहाँ पर देखना होता है। रेंज के लिए आप सेट बी को देखते हैं, रेंज के लिए हमें सेट ए से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स देखने हैं स्टूडेंट। यानी कि सेट बी के वो एलिमेंट जो कुछ ना कुछ रिलेट हो रहे हैं सेट ए के साथ, तो वो हमारे रेंज के अंदर आते हैं। को डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, को डोमेन होता है ऑल पॉसिबल जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटपुट जो हमारे सेट बी के हैं वो हमारे को डोमेन होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तीनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। डोमेन क्या होता है, सेट ए के ऑल, सेट ए के वो पॉसिबल या वो परमिसिबल इनपुट, नॉट पॉसिबल, परमिसिबल इनपुट जो सेट बी के साथ रिलेशन बनाते हैं। और रेंज होते हैं जो सेट रेंज वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो रेंज सेट बी के वो एलिमेंट होते हैं जो सेट ए के साथ कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। जैसे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अली, भानु एंड बिनॉय एक रेंज के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बट दिया नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि दिया के साथ यहाँ कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी।
कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी। कोडोमेन में आपको ये कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, यानी कि कंप्लीट सेट बी वो आपका कोडोमेन होता है। कोडोमेन के अंदर दिया भी इंक्लूड हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली एक बार समझ लेते हैं। डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और इट इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, राइट। जो किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या करेगा, जैसे हमने ये रिलेशन बनाया था, ठीक है, ये हमने ये वाला देखिए, ये एक रिलेशन बनाया था मैंने फर्स्ट लेटर का। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बना है इसमें फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए बी और बी ने एक रिलेशन बनाया था, तो ए बी क्या हो गए, यही हमारे डोमेन हो गए। अगर आप यहाँ सेट को चेक नहीं करते तो आप यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर लीजिए, वो आपके डोमेन ही देंगे, ठीक है। तो ए और बी आपके डोमेन देते हैं, यहाँ पर ए और बी डोमेन हो गए, ठीक। अब ऐसी अगर मैं रेंज की बात करूं तो बी के एलिमेंट्स देख लीजिए जो रिलेशन में है, तो अली भानु बिनोय रेंज हो गए, ठीक है। तो रेंज की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी, ठीक है। इन दोनों मतलब सेकंड एलिमेंट आपको चेक करना है, आपको रिलेशन का, किसी भी रिलेशन का सेकंड एलिमेंट चेक करना है। डोमेन के लिए आप फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर देख लीजिए, और रेंज के लिए आप सेकंड एलिमेंट को देख लीजिए, तो आपको रेंज पता चल जाती है, जैसे अली भानु एंड बिनोय, ठीक है। तो ऐसी अगर कोडोमेन की मैं बात करूं तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन इफ द रिलेशन आर, ठीक है, सॉरी ऑफ द रिलेशन आर। तो पूरा कंप्लीट सेट ही जो भी होगा वो कोडोमेन होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है स्टूडेंट, की रेंज हमेशा एक सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। सबसेट के साथ स्टूडेंट इक्वल भी हो सकता है। कई बार हमें ऐसे रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं जहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल भी होते हैं, ठीक है। यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए से रिलेट करते हैं, तो उस केस में रेंज और कोडोमेन हमारे इक्वल भी होते हैं, अदरवाइज सबसेट तो होता ही है, ठीक है। तो ये हमारे यानी कि आप कह सकते हैं। तो फिलहाल ये थे हमारे स्टूडेंट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमने करी है क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन को लेके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसको थोड़ा सा प्रोसीड करूंगी स्टूडेंट क्लास 12th के टॉपिक के साथ, कि अब क्लास 12th में हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, ठीक है। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।